नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अर्थात अनअधिमान वक्र विश्लेषण के क्रम में आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे तुलनात्मक मांग वक्र अर्थात कंपैरेटिव डिमांड कर्व। दोस्तों, आज का ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अनअधिमान वक्र विश्लेषण अर्थात इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के तहत जो भी हमने पढ़ा वो आज सारा का सारा इसके अंतर्गत रिवाइज भी होगा। दोस्तों, चलते हैं तुलनात्मक मांग वक्र पर, जिसके अंतर्गत हम 3 मांग वक्रों का अध्ययन करेंगे, जिनमें एक है मार्शल का मांग वक्र, दूसरा है हिक्स का मांग वक्र और तीसरा है स्लट्सकी का मांग वक्र। बात करते हैं मार्शल के मांग वक्र की, तो मार्शल का मांग वक्र वस्तु की निरपेक्ष कीमत एब्सोल्यूट प्राइस में परिवर्तन का वस्तु की मांग मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर इसको तैयार किया है। यहाँ निरपेक्ष कीमत का मतलब ये है कि जिस वस्तु की बात कर रहे हैं उसी वस्तु की कीमत का में परिवर्तन का प्रभाव उसी वस्तु की मांग मात्रा क्वांटिटी पर देखा जाता है। जैसे यहाँ अक्स वस्तु की बात कर रहे हैं तो अक्स वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव यहाँ अक्स वस्तु की मांग मात्रा क्वांटिटी पर देखा जाता है। अर्थात हम यहाँ बात करें मार्शल का जो मांग वक्र है वो कीमत प्रभाव के आधार पर तैयार किया जाता है, उसका डेरिवेशन किया जाता है। कीमत प्रभाव की चर्चा हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत की थी कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांग मात्रा क्वांटिटी प्रभावित होती है। यहाँ कीमत प्रभाव जो कि 2 भागों में विभक्त है, जिसमें एक है प्रतिस्थापन प्रभाव और दूसरा है आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। अर्थात यहाँ मार्शल के मांग वक्र में वास्तविक आय में होने वाले परिवर्तन को भी शामिल किया गया है। चूंकि हमने वास्तविक आय रियल इनकम की भी चर्चा पिछले वीडियो के अंतर्गत की थी कि W/P को हमने रियल इनकम वास्तविक आय का है, और जैसे ही प्राइस में अगर परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से W/P का अनुपात भी क्या होगा, बदलेगा। अर्थात रियल इनकम क्या होगी, परिवर्तनशील होगी। जबकि हिक्स तथा स्लट्सकी का मांग वक्र की बात करें तो वो वस्तु की सापेक्ष कीमत में परिवर्तन के आधार पर तैयार किया है। सापेक्ष मतलब रिलेटिव प्राइस। यहाँ सापेक्ष कीमत का मतलब है कि जब 2 वस्तुएं का कीमतों का अनुपात, यहाँ एक वस्तु है x और दूसरी वस्तु है y, यहाँ इन दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात क्या है, सापेक्ष कीमत है। यहाँ किसी एक वस्तु या दोनों वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होने पर, अर्थात किसी एक वस्तु की कीमत बदल जाए या दोनों वस्तुओं की कीमत बदल जाए तो निश्चित रूप से ये अनुपात क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, जिसका वस्तु की मांग मात्रा क्वांटिटी पर प्रभाव पड़ेगा। अर्थात हिक्स तथा स्लट्सकी ने अपने मांग वक्र का निर्धारण प्रतिस्थापन प्रभाव के आधार पर किया है। यहाँ हम बात करें हिक्स तथा स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव की, तो हिक्स ने क्षतिपूरक परिवर्तन, जिसकी पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने चर्चा की थी, जिन साथियों ने पिछला वीडियो नहीं देखा वो अवश्य देखें। और जबकि स्लट्सकी ने अपने प्रतिस्थापन प्रभाव को लागत अंतर कॉस्ट डिफरेंस के आधार पर प्राप्त किया है। यहाँ प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों का देखें तो उसमें वास्तविक आय को, रियल इनकम को स्थिर रखा है। दोस्तों, यहाँ तीनों मांग वक्र, मार्शल का, हिक्स का तथा स्लट्सकी के तीनों मांग वक्रों का निर्धारण तीनों वस्तुएं, जिनमें एक वस्तु है सामान्य वस्तु जिसको नॉर्मल गुड्स, दूसरी है निम्न या घटिया या फिर हीन इन्फीरियर गुड्स, और तीसरी है गिफिन वस्तु। यहाँ तीनों वस्तुओं के तहत इन मांग वक्रों का निर्धारण करेंगे, जिनमें वस्तु की कीमत में कमी और वृद्धि दोनों स्थितियों में देखेंगे। उसमें पहले बात करें सामान्य वस्तु नॉर्मल गुड्स की स्थिति में, तो आप इस रेखाचित्र डायग्राम को देख पा रहे हैं। यहाँ हम सामान्य वस्तु का, जिसमें एक्स वस्तु को सामान्य नॉर्मल गुड्स रखा है और उसकी कीमत में कमी का यहाँ डायग्राम बनाया गया है। यहाँ हमने चित्र के 2 भाग लिए हैं। ऊपर वाला भाग ए है और नीचे वाला भाग बी है, ठीक है। और यहाँ हमने वर्टिकल अक्ष पर वाई वस्तु और हॉरिजॉन्टल अक्ष पर एक्स वस्तु, जबकि भाग बी में यहाँ कीमत तथा वस्तु की मात्रा क्वांटिटी को दर्शाया है।
हॉरिजेंटल अक्ष पर, क्योंकि मांग वक्र है, डिमांड कर्व है, जो कि कीमत और वस्तु की मांग मात्रा क्वांटिटी के मध्य संबंध को दर्शाता है। चलते हैं दोस्तों डायग्राम पर, मैं इसको जूम कर लेता हूं, बिल्कुल आपको ये साफ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ बात करें इस पी क्यू की, ये पी क्यू ये प्रारंभिक बजट लाइन है। बजट लाइन को हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत की है, जहां हमने देखा कि उपभोक्ता की इनकम व दोनों वस्तुओं की प्राइस दी हुई होने पर हम इस बजट लाइन को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लें कि उपभोक्ता की इनकम 1000 है और एक्स वस्तु की कीमत 20 रुपये है और वाई वस्तु की कीमत प्राइस 10 रुपये है, तो निश्चित रूप से हम इस बजट लाइन को प्राप्त कर सकते हैं। और ये IC0 प्रारंभिक इंडिफरेंस कर्व है, जो कि बजट लाइन को इस ई बिंदु पर स्पर्श करता है। यहाँ उपभोक्ता का प्रारंभिक संतुलन है, इक्विलिब्रियम की स्थिति में है, जहाँ वह एक्स वस्तु की OX मात्रा का प्रयोग कर रहा है। अर्थात यहाँ हम उस प्रारंभिक कीमत को लें जिसके आधार पर बजट लाइन को तैयार किया गया, वो है OPX, और मात्रा कितनी है OX, यहाँ से डॉट डॉट लेंगे और इस प्रकार इस कीमत और मात्रा के संयोग बिंदु को हमने यहाँ डी बिंदु द्वारा दर्शाया है। अब जैसे ही वस्तु की कीमत में, एक्स वस्तु की कीमत में कमी होती है, तो ये बजट लाइन इस PQ1 स्थिति में आ जाती है और उपभोक्ता ऊपर जो इंडिफरेंस कर्व है IC2 उसके M बिंदु पर साम्य की स्थिति में होता है। दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व को कहाँ स्पर्श कराना है वो जानना बेहद आवश्यक है। हम यहाँ सामान्य वस्तु ले रहे हैं और नॉर्मल गुड्स ले रहे हैं, उसमें कीमत में कमी की स्थिति में हमेशा जो ये प्रतिस्थापन प्रभाव है दोनों के, उससे आगे की तरफ इसको स्पर्श करवाएंगे। क्यों करवाएंगे हम? क्योंकि हमने देखा सामान्य वस्तु की स्थिति में जो कि कीमत प्रभाव है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक प्रतिस्थापन प्रभाव और दूसरा है आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। इन दोनों का योग ही क्या होता है? कीमत प्रभाव होता है। जैसे ही सामान्य वस्तु की कीमत में कमी होगी तो इस स्थिति में प्रतिस्थापन प्रभाव के द्वारा भी क्वांटिटी में वृद्धि होती है और आय प्रभाव के द्वारा भी क्वांटिटी में वृद्धि होती है। अर्थात सामान्य वस्तु का आय प्रभाव धनात्मक पॉजिटिव होता है। किस प्रकार से होता है देखिए इस डायग्राम के अंतर्गत कि जैसे उपभोक्ता इस M बिंदु पर है, यहाँ हम इन दोनों के हिग्स और सलट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? चूंकि यहाँ वस्तु की कीमत में कमी होने के बाद यहाँ उपभोक्ता की वास्तविक आय रियल इनकम में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो हमने हिग्स और सलट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव को पिछले वीडियो के अंतर्गत देखा था और वहाँ हमने देखा कि जो वास्तविक आय है रियल इनकम को क्या रखा जाता है? कांस्टेंट रखा जाता है। किसके लिए? प्रतिस्थापन प्रभाव प्राप्त करने के लिए। इसलिए हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव के लिए उपभोक्ता की आय में इतनी कमी की जाए कि उपभोक्ता उसी पहले वाले इंडिफरेंस कर्व IC0 पर स्थित हो जाए। इसका मतलब जो बजट लाइन नई प्राप्त हो रही है वो है A1 B1, जो कि प्रारंभिक इंडिफरेंस कर्व को इस H बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। यहाँ आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है। अर्थात हिग्स के अनुसार ये E से H को जो गति हो रही है, E से H पर जो उपभोक्ता गया है वो हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव है। अगर क्वांटिटी रूप में देखें तो H मात्रा है, वो हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण इतनी मात्रा की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और जब ये प्रतिस्थापन प्रभाव प्राप्त हो गया तो इसकी आय पुनः वापस लौटा देंगे तो ये H से इस M बिंदु पर आ जाएगा और ये क्या है? आय प्रभाव। इसका मतलब E से H ये तो प्रतिस्थापन प्रभाव और ये H से M ये है आय प्रभाव। इसका मतलब हिग्स के अनुसार ये इतनी तो वृद्धि हुई है, XH तो किसके अनुसार हुई है? प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण, और XH और XM हुई है आय प्रभाव के कारण। अर्थात यहाँ आय प्रभाव क्या है? धनात्मक है। इसलिए हमेशा इसको आगे की तरफ यहाँ स्पर्श कराना है। जबकि सलट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव हमने प्राप्त किया था तो सलट्सकी के अनुसार इतनी उसकी आय में कमी की जाए कि प्रारंभिक जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वहाँ उपभोक्ता पहुँच जाए। इसलिए यहाँ ये बजट लाइन कौन सी प्राप्त हुई है? AB प्राप्त हुई।
चूंकि यहाँ उपभोक्ता इस ई बिंदु पर साम्य इक्विलिब्रियम की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि ये ए बी बजट लाइन और ये IC0 इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को स्पर्श न करके काट रहे हैं। इसलिए स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव के लिए एक नया इंडिफरेंस कर्व IC1 खींचा गया है, जो कि इस बजट लाइन AB को S बिंदु पर स्पर्श करता है। इस प्रकार E से S पर जाना या अक्ष S जो वर्दी है वो है स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव। वापिस इसकी आय लौटा दी जाएगी तो ये M बिंदु पर चला जाएगा और ये है आय प्रभाव। तो इस प्रकार हम प्रतिस्थापन प्रभाव जो स्लट्सकी और हिग्स का प्राप्त कर लिया है। महत्वपूर्ण बात एक तो ये है कि ये M पॉइंट जो हम स्पर्श करवा रहे हैं वो हमेशा इन प्रतिस्थापन प्रभाव से इस आगे की तरफ कराना होगा। अगर यहाँ हम बीच में करा देंगे, यहाँ करा देंगे तो क्या होगा कि ये आय प्रभाव हम देखें, जैसा कि पिछले नीचे हम जो घटिया वस्तु की स्थिति में आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व है वो हमने यहाँ स्पर्श करवाया है, यानी इन दोनों प्रतिस्थापन प्रभाव और पहले वाले जो प्रारंभिक इक्विलिब्रियम पॉइंट है उन दोनों के बीच में करवाया। इसका मतलब यहाँ आय प्रभाव क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत देखा, घटिया वस्तु की स्थिति में आय प्रभाव क्या होता है, नेगेटिव होता है, अर्थात उपभोक्ता की इनकम में वृद्धि होने पर उसकी उपभोग मात्रा में क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है। ठीक है, परंतु अगर वही गिफिन वस्तु हो तो गिफिन वस्तु की स्थिति में कहाँ स्पर्श करवाओगे, इसके जो प्रारंभिक इक्विलिब्रियम पॉइंट है उससे भी पीछे की तरफ यहाँ, क्योंकि हमें ये जो है वो है कीमत प्रभाव। और हमने देखा गिफिन वस्तु की स्थिति में यदि कीमत में कमी होगी तो उसकी क्वांटिटी में, मांग मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। अर्थात गिफिन वस्तु मांग के नियम का अपवाद है जिस पर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। चलते हैं पहले डायग्राम पर, सामान्य वस्तु नॉर्मल गुड्स की स्थिति में। तो इस प्रकार हमने देखा जैसे ही कीमत में हमने कमी की, ये कीमत OPX1 हो गई। तो यहाँ ये तो है मार्शल का, यहाँ डॉट डॉट लें और इन दोनों के संयोग बिंदु को M बिंदु द्वारा दर्शाया है। कीमत PX1 और मात्रा OXS जो कि S बिंदु, इनका संयोग दर्शाया है, जो कि स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव के द्वारा प्राप्त किया है। और हिग्स वाले को हमने H बिंदु संयोग बिंदु दर्शाया। किस प्रकार, यहाँ से हम डॉट डॉट लेंगे और ये कीमत इन दोनों के संयोग बिंदु को हमने H बिंदु द्वारा दर्शाया है। यहाँ हमने इन D और M को मिलाकर मार्शल के मांग वक्र का निर्माण किया है। D और S को मिलाकर हमने स्लट्सकी के मांग वक्र का निर्माण किया है और D और H को मिलाकर हमने हिग्स के मांग वक्र का निर्माण किया है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि मार्शल का जो मांग वक्र है वो सबसे ऊपर स्थित है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, फिर उससे नीचे है स्लट्सकी का और सबसे नीचे है हिग्स का। परंतु स्लोप की बात करें तो सबसे अधिक स्लोप है हिग्स के मांग वक्र का और सबसे कम है मार्शल का, और ये बीच में किसका आ गया, स्लट्सकी का। एक बात यहाँ आप ध्यान में रखना कि सामान्य वस्तु की स्थिति में ये M बिंदु को यहाँ आगे की तरफ स्पर्श कराएंगे, घटिया वस्तु की स्थिति में यहाँ बीच में करवाएंगे और गिफिन वस्तु की स्थिति में यहाँ पीछे की तरफ स्पर्श करवाएंगे। दूसरा, ये जो प्रतिस्थापन प्रभाव आप देख रहे हैं हिग्स और स्लट्सकी का, ये E से H पर जाना ये तो है हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव और E से S पर जाना ये है स्लट्सकी का। अर्थात ये XH है, ये तो हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण वृद्धि हुई है और ये XS है, ये इतनी वृद्धि हुई है स्लट्सकी के। अर्थात यहाँ हम देख रहे हैं कि हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव की अपेक्षा स्लट्सकी का जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो क्या है, बड़ा है। इसलिए ये इस प्रकार से बिंदु आएंगे HS। कब, वस्तु की कीमत में कमी की स्थिति में। बड़ी महत्वपूर्ण बात, इसको ट्रिक ध्यान में रखना, हरी सिंह को ध्यान में रखना। जबकि महत्वपूर्ण बात यह है और कि घटिया वस्तु इन्फीरियर गुड्स और गिफिन वस्तु की स्थिति में वस्तु की प्राइस में कमी की स्थिति में वो होगा SH। ठीक है, यानी स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव से क्या होगा, छोटा होगा। ध्यान देना दोस्तों, सामान्य वस्तु की स्थिति में तो HS लिखेंगे, यानी ये जो हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव है वो स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव से छोटा होगा। जबकि घटिया वस्तु और गिफिन वस्तु की स्थिति में ये SH यानी स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होगा,
छोटा होगा। कारण यहाँ हम ये रख सकते हैं कि स्लट्सकी के अनुसार क्या हुआ कि जैसे ही जिस वस्तु का आय प्रभाव ऋणात्मक होता है वो क्या है, घटिया वस्तु है। हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत देखा कि गिफिन भी क्या है, घटिया वस्तु है। इसका मतलब अक्स वस्तु क्या होगी, घटिया वस्तु होगी। कब, जब इनका आय प्रभाव क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसलिए यहाँ स्लट्सकी के अनुसार क्या है कि कीमत में परिवर्तन होने पर जो प्रतिस्थापन प्रभाव है उसके कारण अक्स वस्तु की मात्रा में प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण वृद्धि कम होती है। क्यों करता है उपभोक्ता कम वृद्धि स्लट्सकी के अनुसार? क्योंकि अक्स वस्तु क्या है, या तो वो घटिया वस्तु होगी या फिर कौन सी वस्तु होगी, गिफिन वस्तु होगी। चलते हैं दूसरे डायग्राम पर, घटियाहीन वस्तु जिसको इन्फीरियर गुड्स भी कहते हैं, उसके डायग्राम पर। पहले ऊपर वाले डायग्राम की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ बड़ा सरल सा काम है। ये प्रारंभिक बजट लाइन है और आप देख पा रहे होंगे ये प्रारंभिक इंडिफरेंस कर्व IC0 है, जो कि एक दूसरे को कहाँ स्पर्श कर रहे हैं, ई बिंदु पर, ठीक है। और कितनी मात्रा का, OX मात्रा का। ये बजट लाइन कैसे प्राप्त करते हैं, जब हमें कीमत का पता हो। तो यहाँ हम कीमत देखें कि वो कीमत कितनी है, OPX है, और ये प्रारंभिक यहाँ मात्रा और इस कीमत के संयोग बिंदु को हमने F बिंदु द्वारा दर्शाया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलते हैं, जैसे ही अक्स वस्तु की प्राइस में कमी होगी, ये इन जो बजट लाइन है वो कौन सी स्थिति में आ जाएगी, PQ1 स्थिति में आ जाएगी, और उपभोक्ता ऊंचा स्थित इंडिफरेंस कर्व पर चला जाएगा और M बिंदु पर सामयिक की स्थिति में। सामान्य वस्तु की स्थिति में, नॉर्मल गुड्स की स्थिति में देखा कि हमने इसको आगे की तरफ स्पर्श करवाया है, क्योंकि हमें आय प्रभाव क्या रखना है, धनात्मक रखना है। जबकि घटिया वस्तु इन्फीरियर गुड्स की स्थिति में यहाँ प्रारंभिक साम्य और इन प्रतिस्थापन प्रभाव के बीच में इसको स्पर्श करवाया है। क्यों करवाया है? क्योंकि यहाँ हमें जो आय प्रभाव है वो क्या लेना है, ऋणात्मक लेना है, परंतु प्रतिस्थापन प्रभाव से क्या रखना है, छोटा रखना है। जैसे कीमत में कमी हुई तो ये PX1 हो गए, और इनके ये संयोग बिंदु है, इसको G पॉइंट और इसको K पॉइंट द्वारा और इसको L पॉइंट के द्वारा। ऊपर देख लीजिए आप कि ये तो हो गया मार्शल वाला, इसको डॉट डॉट लेंगे, ये हो गया स्लट्सकी का और ये हो गया हिक्स का। अभी मैंने बताया कि सामान्य वस्तु की स्थिति में तो हमने क्या लिखा था, हारी सिंह यानी हिक्स और स्लट्सकी, हिक्स के प्रतिस्थापन प्रभाव को छोटा किया। लेकिन घटिया और गिफिन वस्तु की स्थिति में वस्तु की कीमत में कमी की स्थिति में क्या लिखेंगे, SH, ठीक है ना। यानी यहाँ जो स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव को क्या रखेंगे, छोटा रखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ इनको मिलाकर ये तो हिक्स का प्राप्त हो गया और ये स्लट्सकी का प्राप्त हो गया और ये मार्शल का प्राप्त हो। तो सबसे ऊपर यहाँ है हिक्स का और सबसे नीचे किसका, मार्शल का। स्लोप की बात करें तो सबसे अधिक स्लोप किसका है, मार्शल का, और सबसे कम किसका है, हिक्स का। यहाँ प्रश्न बन सकते हैं यहाँ इनके स्लोप के आधार पर, तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान में रखना इसको। गिफिन वस्तु की बात करें तो गिफिन वस्तु में देख लीजिए आप कि ये तो आपका ये प्रारंभिक साम्य है, ठीक है, और ये हो गया स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव और ये हो गया हिक्स का। लेकिन यहाँ ये देखिए हमने स्पर्श बिंदु है इसका, वो कहाँ, इस पहले वाले जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उससे पीछे की तरफ स्पर्श करवाया, क्योंकि यहाँ कीमत प्रभाव को क्या करेंगे, यहाँ ये जो PCC वक्र है उसको पीछे की ओर मुड़ता हुआ बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, गिफिन वस्तु की स्थिति में फेल हो जाता है। अर्थात कीमत में कमी होने पर उसकी क्वांटिटी मांग मात्रा में क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है। इसलिए इसको पीछे की ओर स्पर्श करवाएंगे और इनके संयोग बिंदु को देखेंगे तो ये तो हो गया प्रारंभिक और ये हो गया मार्शल का और ये हो गया स्लट्सकी का और ये हो गया हिक्स का। एक दो बार आप ये वीडियो देखिए फिर डायग्राम बनाइए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। यहाँ आप देखिए मार्शल का जो यहाँ मांग वक्र है गिफिन वस्तु की स्थिति में वो क्या है, धनात्मक ढाल का। क्यों है धनात्मक ढाल का? क्योंकि यहाँ गिफिन वस्तु की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर उसकी क्वांटिटी में क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है, और कीमत में कमी होने पर उसकी क्वांटिटी में क्या होगी, कमी होगी। अर्थात लॉ ऑफ डिमांड यहाँ क्रियाशील नहीं होता है। जबकि यहाँ हम बात करें हिक्स और स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव की, तो चाहे वो सामान्य वस्तु हो, चाहे वो हीन वस्तु हो, चाहे वो गिफिन वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, यहाँ नॉर्मल, इन्फीरियर, गिफिन, सभी में जो हिक्स और स्लट्सकी का जो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण जो मांग वक्र का हमने निर्धारण किया है वो हमेशा
नेगेटिव स्लोप का होगा, ऋणात्मक ढाल का होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत चर्चा की थी कि प्रतिस्थापन प्रभाव ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन के आधार पर इन दोनों के मध्य संबंध क्या होगा? विलोम होगा। यानी कीमत में कमी होगी तो क्वांटिटी में क्या होगी? वृद्धि होगी, या कीमत में वृद्धि होगी तो क्वांटिटी में कमी होगी। किसके कारण? प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हो दोनों ही नेगेटिव स्लोप के हैं, और हम यहाँ घटिया वस्तु की स्थिति में देखें तो भी ये कैसे हैं? नेगेटिव स्लोप की है। और सामान्य वस्तु की स्थिति में देखें तो भी ये कैसे हैं? नेगेटिव स्लोप के। बस बात क्या ध्यान में रखनी है कि वस्तु की कीमत में कमी की स्थिति में, सामान्य वस्तु की स्थिति में हम क्या लिखते हैं? एच एस, इसलिए ये डी एच हो गया और ये डी एस हो गया। बड़ा सरल सा काम है। और घटिया वस्तु की स्थिति में देखें तो मैंने क्या बताया? घटिया और गिफिन में उल्टा लिखते हैं एस एच, तो ये डी एस हो गया और ये डी एच हो गया। और इसी प्रकार अपन गिफिन वस्तु की स्थिति में देखें तो ये देख लीजिए, ये हो गया डी एस और डी एच, यानी एस एच। तो अभी हमने तीनों वस्तुओं को, सामान्य वस्तु, घटिया वस्तु इन्फीरियर गुड्स और गिफिन वस्तु का वस्तु की कीमत में कमी की स्थिति का डायग्राम बना लिया है। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। साथ साथ आप डायग्राम अवश्य बनाना, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अब कीमत में वृद्धि की स्थिति में डायग्राम बनाते हैं। पहले चलते हैं सामान्य वस्तु की स्थिति में। तो यहाँ हम देखें, बड़ा सरल सा काम है कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये पी क्यू प्रारंभिक बजट लाइन है, ये प्रारंभिक इंडिफरेंस कर्व है जो कि एक दूसरे को इस ई बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है, और इतनी मात्रा का वो क्या कर रहा है? उपभोग कर रहा है, ओ एक्स मात्रा का। ठीक है। और इस मात्रा को अपन डॉट डॉट नीचे ले आए, और ये कीमत है प्रारंभिक, और इन दोनों के संयोग बिंदु को हमने जी बिंदु द्वारा दर्शाया है। जैसे ही वस्तु की कीमत में, प्राइस में वृद्धि होगी अक्स वस्तु की कीमत में, तो ये बजट लाइन यहाँ इस स्थिति में आ जाएगी। और उपभोक्ता नीचे जो इंडिफरेंस कर्व है उसके यहाँ एम बिंदु पर यहाँ स्पर्श कर रहा है, वहाँ साम्य की स्थिति में, इक्विलिब्रियम की स्थिति में होगा, और ओ एक्स एम मात्रा का प्रयोग कर रहा है। पहले कितना कर रहा था? ओ एक्स, और अब कितना कर रहा है? ओ एक्स एम। यानी ये एक्स एम, एक्स मात्रा का क्या हुई है? कमी हुई है। किसके कारण? कीमत प्रभाव के कारण। और कीमत प्रभाव में यहाँ दो चीज़ें क्रियाशील हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि कीमत प्रभाव दो भागों में है, एक प्रतिस्थापन प्रभाव और एक आय प्रभाव। अर्थात इसमें प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी कमी होगी और आय प्रभाव के कारण भी कमी होगी। यहाँ हमने देखा था कि सामान्य वस्तु की स्थिति में जब कीमत में कमी हुई थी, तब हमने इसका जो स्पर्श बिंदु है ऊपर वाला, वो इस तरफ, यहाँ इसकी तरफ करवाया। तो ये पहले साम्य बिंदु है, और ये एच एस, और यहाँ स्पर्श करवाया था। ठीक है, क्योंकि हमें उसकी क्वांटिटी में क्या करनी थी? वृद्धि करनी थी। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि इस स्थिति में ये हो गया उसका प्रतिस्थापन प्रभाव, और ये हो गया प्रारंभिक संतुलन बिंदु। तो यहाँ आप देखिए, इस कीमत में वृद्धि की स्थिति में इसको कहाँ करवा रहे हैं हम? इस तरफ, क्योंकि हमें इसकी क्वांटिटी में क्या करनी है? कमी करनी है। यानी कीमत में कमी की स्थिति में तो हमने क्या किया था? एच एस यहाँ स्पर्श करवाया था आगे की तरफ, लेकिन यहाँ हम करेंगे ई कीमत में वृद्धि की स्थिति में इस तरफ स्पर्श, पीछे की तरफ, क्योंकि हमें उसकी मांग मात्रा क्वांटिटी में क्या करनी है? कमी करनी है। क्यों करनी है कमी? क्योंकि यहाँ वस्तु की कीमत में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अब हमें यहाँ हिग्स और सलट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव प्राप्त करने हैं, क्योंकि हम जानते हैं वस्तु की कीमत में, प्राइस में वृद्धि हुई है, तो निश्चित रूप से उपभोक्ता की रियल इनकम में क्या हुई है? कमी हुई है। रियल इनकम में कमी क्यों हुई है? क्योंकि प्राइस में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। इसका मतलब ये निश्चित रूप से ये अनुपात बदल जाएगा और बदल कर कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ प्रतिस्थापन प्रभाव हिग्स और सलट्सकी के प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता की आय में क्या करनी होगी? वृद्धि करनी होगी, और इतनी वृद्धि करें हिग्स के अनुसार कि उसी इंडिफरेंस कर्व पर पहुंच जाए, अर्थात ये एच बिंदु पर है, यानी इतनी आय में वृद्धि की है, ये ए बी हो गई। लेकिन सलट्सकी के अनुसार इतनी आय में वृद्धि की जाए कि प्रारंभिक साम्य पर चला जाए, ये हो गई। लेकिन इस ई बिंदु पर साम्य नहीं होगा, इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि ये बजट लाइन जो A1 B1 है, इस इंडिफरेंस कर्व है IC1 को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं। इसका मतलब नया इंडिफरेंस कर्व बनाना है, और वो कौन सा है? ये IC2, जो कि यहाँ एस बिंदु पर यहाँ सलट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हम देखेंगे ये ई से एच, ये तो हो गया किसका? हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव।
और ये ई से एस है वो है सल्ट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव। तो महत्वपूर्ण बात है कि सामान्य वस्तु की स्थिति में तो हम कैसे लिखेंगे, एच एस ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एच एस ही लिखेंगे। लेकिन हीन और गिफिन वस्तु की स्थिति में क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, एच एस। ठीक है, तो बात तो वही है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात ध्यान में रखना कि कीमत में कमी की स्थिति में हमने देखा कि ये हिग्स का तो प्रतिस्थापन प्रभाव इतना है और स्लट्सकी का इतना है। यानी मात्रा के रूप में देखें तो ये तो है हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव और ये है स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव। अर्थात स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है, बड़ा है। परंतु कीमत में वृद्धि की स्थिति में देखें हम तो ये इतना तो है स्लट्सकी का और इतना है ये हिग्स का। मतलब हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव यहाँ बड़ा हो गया। किस स्थिति में, सामान्य वस्तु की कीमत में वृद्धि की स्थिति में। परंतु आप इसको सरल सी तरीका यही है, आप इसको इस प्रकार ही ध्यान में रखो, याद रह जाएगा, एच एस ही लिखना है, हरी सिंह लिखना है। बाकी दोनों वस्तुओं की स्थिति में क्या लिखोगे, एस एच। ठीक है, अब इनके ये संयोग बिंदु को अपन यहाँ डॉट डॉट नीचे लेंगे, ये इसका लिया, ये इसका लिया और ये इसका लिया। तो इस प्रकार यहाँ हम देखेंगे इनको आपस में, ये संयोग बिंदु, ये एच आ गया, ये आई आ गया और ये जे, ये हो गया स्लट्सकी का, ये हो गया हिग्स का और ये हो गया मार्शल का। देखो हिग्स और स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण जो मांग वक्र प्राप्त हो रहा है वो कैसा हो रहा है, नेगेटिव स्लोप। कहने का मतलब चाहे सामान्य वस्तु हो, चाहे हीन वस्तु हो, चाहे गिफिन वस्तु हो, सभी स्थितियों में ये हिग्स और स्लट्सकी के मांग वक्र क्या होंगे, नेगेटिव स्लोप के होंगे। और मार्शल का देख रहे हैं वो भी कैसा है, नेगेटिव स्लोप का होगा। परंतु कौन सी में, गिफिन वस्तु की स्थिति में है क्या हो जाएगा, ये मार्शल का मांग वक्र धनात्मक पॉजिटिव स्लोप का हो जाएगा। यहाँ हम देखें कि ये है घटिया वस्तु इन्फीरियर गुड्स की स्थिति में, तो यहाँ हमने इसको सामने कहाँ करवाया है, बीच में करवाया है। ठीक है, कब, कीमत में वृद्धि की स्थिति में। सामान्य वस्तु की स्थिति में कहाँ करवाया था, यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हिग्स का हो गया और ये स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव हो गया। किस प्रकार प्राप्त करते हैं इसकी चर्चा हमने अभी कर ली थी कि जैसे ही कीमत में वृद्धि होगी उपभोक्ता की रियल इनकम में क्या हुई, कमी हुई। इसलिए प्रतिस्थापन प्रभाव को प्राप्त करने के लिए उसको आय में क्या की जाएगी, वृद्धि की जाएगी। और हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव के लिए इतनी वृद्धि करें कि उसी इंडिफरेंस कर्व पर चला जाए और स्लट्सकी के लिए इतनी वृद्धि की जाए कि उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर चला जाए। ठीक है, अब यहाँ इनको ये संयोग बिंदु पर ये प्रारंभिक है और ये हो गया किसका, स्लट्सकी का, ये हो गया हिग्स का और ये हो गया मार्शल का। क्योंकि मैंने बताया हीन वस्तु की स्थिति में कैसे लिखेंगे, एस एच, तो ये एस पहले आ गया और ये एच आ गया और ये हो गया मार्शल का। ठीक है, और गिफिन वस्तु की स्थिति में और देख लीजिए आप, तो इसको हमने ये आगे की तरफ बनाया है, यहाँ स्पर्श करवाया है। ठीक है, और ये देख लीजिए एस एच ही है, ये एस इधर है और ये एच इधर है। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए आप गिफिन वस्तु की स्थिति में, कीमत की वृद्धि की स्थिति में, ये मार्शल का जो मांग वक्र है वो धनात्मक ढाल का है और ये दोनों ऋणात्मक ढाल के हैं। और कैसे है, एस एच है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप ये सारे डायग्राम अपनी नोटबुक पर बना लेना, बिल्कुल आपको ये समझ में आएंगे। एक दो बार ये वीडियो देखना, बिल्कुल आपको सही और तरीके से समझ में आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोण समाधान, कॉर्नर सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।